हेलो एवरीवन। अपनी पिछली क्लासेस में हम रेशम के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, जैसे रेशम का सामान्य परिचय, उसके निर्माण की प्रक्रिया, उसकी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं। इसके साथ साथ ही हमने उसके रेशमी जो वस्त्र हैं उनके देखभाल, उपयोग और संचयन के बारे में भी पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि रेशम के रेशे कितने प्रकार के होते हैं। ये वर्गीकरण उनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर किया जाता है कि उनको किस स्थान से प्राप्त किया गया है, किस स्वरूप में प्राप्त किया गया है। इस आधार पर हम रेशों का वर्गीकरण करते हैं। रेशम के रेशे दो प्रकार के होते हैं, उत्पादित रेशम और जंगली या स्वनिर्मित रेशम। उत्पादित रेशम या कल्टीवेटेड सिल्क, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको हम आर्टिफिशियली कल्टीवेट करते हैं, या जो अच्छा रेशा बनाने के लिए, अच्छा धागा बनाने के लिए वातावरण दिया जाना चाहिए वो मनुष्य के द्वारा दिया जाता है। रेशम का जो कीड़ा होता है बॉम्बिक्स मोरी, उसको नियंत्रित परिस्थितियों में ग्रो करवाया जाता है और उसके बाद ये रेशा उत्पन्न होता है। तो इस रेशम के उत्पादन के लिए बॉम्बिक्स मोरी को शहतूत के पेड़ पर नियंत्रित ताप में पाला जाता है। शहतूत के पेड़ का और आसपास का वातावरण कीड़े की ग्रोथ के लिए जो भी उपयुक्त हो, सूटेबल हो, उस तरह का रखा जाता है। साथ ही शहतूत के पेड़ को अच्छे तरीके से खाद पानी की व्यवस्था की जाती है ताकि पेड़ भी बिल्कुल स्वस्थ हो और उसकी पत्तियां भी बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो भी पत्तियों को खा कर के कीड़ा फाइबर बनाएगा, उस फाइबर की प्रॉपर्टीज़, उसके जो गुण हैं या उसकी विशेषताएं हैं, वो पत्तियों की क्वालिटी पर निर्भर करेंगी। तो इसीलिए बहुत अच्छे किस्म के पेड़ों को इसमें तैयार किया जाता है और उनको बहुत ही प्लानिंग के साथ में, योजनाबद्ध तरीके से, पूरे निरीक्षण के साथ में उगाया जाता है और उसके ऊपर अच्छी क्वालिटी के कीड़ों की, जिन कीड़ों से हमें रेशम प्राप्त करना है, उन कीड़ों की ग्रोथ करवाई जाती है। ये सभी कुछ प्रॉपरली प्लान्ड और कंट्रोल्ड होता है। इस प्रकार से जो रेशे उत्पन्न होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, चिकने, चमकदार, आकर्षक और बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाले होते हैं। ये रेशम, उत्पादित रेशम या कल्टीवेटेड सिल्क, दो तरह का होता है, लपेटा हुआ रेशम यानी रील्ड सिल्क और कटा हुआ रेशम यानी स्पन सिल्क। तो ये दो प्रकार का रेशम है। सबसे पहले हम जानते हैं लपेटा हुआ रेशम यानी रील्ड सिल्क के बारे में। लपेटा हुआ रेशम या रील्ड सिल्क कंटिन्यूअस फिलामेंट्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में कीड़ों को प्यूपा की स्टेज में कलेक्ट कर लिया जाता है। जो कोकून्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद उनको उबलते पानी में डाल करके फिर उनसे फिलामेंट्स खींचा जाता है। ये वही प्रक्रिया है जिसको हमने पहले उत्पादन के दौरान पढ़ा था कि किस प्रकार से रेशम के वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो उस तरीके से जब रेशम को, फिलामेंट को अलग किया जाता है कोकून से, तो बहुत लंबे लंबे स्ट्रैंड्स इसके निकलते हैं, जिनकी लंबाई 1000 फुट से लेकर के 2000 फुट तक भी हो सकती है। 1000 फीट से 2000 फीट तक भी, इसका मतलब ये बहुत लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं। और इन फिलामेंट्स को, क्योंकि ये काफ़ी कोमल होते हैं, तो सिंगल फिलामेंट की तरह नहीं यूज़ करते, बल्कि 4, 5, 6, 8, 10 इस तरह के, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितना मोटा हमें यार्न चाहिए, उसके हिसाब से इनको हम ट्विस्टेड या अनट्विस्टेड, ऐंठन डालकर या बिना ऐंठन डाले, किसी भी तरीके से जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रील पर लपेट लेते हैं और लच्छियाँ बना लेते हैं। इसी प्रक्रिया की वजह से इसे रील्ड सिल्क या लपेटा हुआ रेशम कहते हैं। इसमें ऐंठन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, या बहुत कम कई बार दिए जाते हैं। तो इसी वजह से ये रेशे बहुत अच्छे, चिकने, चमकीले
मुलायम और कोमल होते हैं और इनसे बनने वाले वस्त्र भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। दूसरी वैरायटी इसमें है कता हुआ रेशम या स्पन सिल्क। कता हुआ रेशम या स्पन सिल्क ये जो भी वेस्ट फाइबर है या फिलामेंट के बचे कुचे टुकड़े हैं उनसे बनता है। अब ये वेस्ट कहाँ से आता है? या तो ककून खुद ही, ककून के अंदर से कीड़ा खुद ही ककून को फोड़ करके बाहर निकल जाए तो ये फिलामेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, या कई बार जब रेशम का धागा बन रहा होता है या वस्त्र बनता है या और कोई भी प्रोसेसिंग की जाती है, अलग अलग उस पर प्रक्रियाएं की जाती हैं, उन प्रक्रियाओं के दौरान फिलामेंट्स टूट जाते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों को कताई करके उनसे धागा बनाया जाता है और इसीलिए इसका नाम दिया गया है कता हुआ रेशम या स्पन सिल्क। तो इस तरह के जो रेशे होते हैं, क्योंकि अब इसमें ट्विस्ट बहुत ज़्यादा है, अब इसमें पूरी प्रक्रिया वही चलेगी कि सबसे पहले कार्डिंग होगी, फिर कॉम्बिंग की जाएगी, उसके बाद में रोविंग और फाइनली स्पिनिंग या कताई की जाती है। तो क्योंकि छोटे छोटे रेशे हैं और उनको ट्विस्टिंग के माध्यम से एक दूसरे के साथ में जोड़ा जा रहा है, अटैच किया जा रहा है और धागा बनाया जा रहा है, तो उस स्थिति में स्पन सिल्क बहुत ही कम चमकीले होते हैं, तुलनात्मक रूप से इनकी चमक कम हो जाती है, ट्विस्ट ज़्यादा होने के कारण या छोटे छोटे रेशे होने के कारण इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या मजबूती भी कम हो जाती है और गुण भी रील्ड सिल्क की अपेक्षा कम हो जाते हैं या उतने अच्छे नहीं रहते। इसका कंपैरिजन अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब दूसरी वैरायटी आती है या दूसरा मुख्य प्रकार है जंगली या स्वनिर्मित रेशम, वाइल्ड सिल्क। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको व्यावसायिक रूप से उत्पादित नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रकृति में जिस भी रूप में कीड़े पल रहे हैं उनसे प्राप्त होने वाला सिल्क ये है। और इसमें जो भी रेशम के कीट हैं बॉम्बिक्स मोरी, वो शहतूत के अलावा किसी अन्य पेड़ पर जंगलों में पलते हैं और उनसे प्राप्त रेशे को इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के रेशम होते हैं, मूगा रेशम, टसर रेशम और एरी रेशम। ये 3 तरह के हैं और इनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। जैसे मूगा रेशम, ये ओक के पेड़ पर पाए जाने वाले कोकून से बनाया जाता है। जो कीड़े होते हैं इस रेशम के, वो ओक की पत्तियों को खाते हैं और ओक में क्योंकि टैनिन नाम का पिगमेंट होता है, इसलिए इनका कलर, जो भी फिलामेंट्स प्राप्त होते हैं रेशम के, सिल्क के, उनका कलर ब्राउन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, टैनिन वही पिगमेंट है जो चाय के अंदर होता है, जिसके कारण चाय का कलर ब्राउन होता है। तो वही टैनिन पिगमेंट जब इन फिलामेंट्स में आ जाता है तो इनका कलर ब्राउन होता है। भूरे रंग के ये रेशे होते हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी नर्म, मुलायम, चिकने और चमकीले रेशे होते हैं। आसाम से जो मूगा रेशम मिलता है उसका कलर गोल्डन येलो होता है, सुनहरा पीला, और बहुत ही अच्छे खूबसूरत सुनहरे धागे की तरह से ये दिखाई देता है। बहुत ही चमकीला, मुलायम, बारीक और कोमल फिलामेंट होता है और इसीलिए इसको गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के लिए या सुनहरी कढ़ाई के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा है टसर सिल्क या टसर रेशम। इसके कीड़े ओक और बबूल दोनों पेड़ों पर पाए जाते हैं और इसीलिए इनका रंग भी सामान्यतया भूरा होता है, ब्राउन कलर के फिलामेंट्स प्राप्त होते हैं। इनमें भी टैनिन पिगमेंट की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ये बहुत नरम मुलायम नहीं होते, थोड़े से कठोर होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं और टफ भी होते हैं, उतने चमकीले भी नहीं होते। भारत में, बिहार में स्पेशली टसर रेशम उत्पादित किया जाता है, भागलपुर में, और इसीलिए इसे भागलपुरी सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी वैरायटी है एरी सिल्क। एरी सिल्क को बनाने वाला रेशा अरंडी के पेड़ पर पाया जाता है। अरंडी की पत्तियों को खाकर के ये
ग्रो करता है। ये गोल्डन कलर का या येलो कलर का रेशा होता है, फिलामेंट इसका कलर गोल्डन होता है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, बहुत ही कोमल, चिकना, चमकीला, बारीक और मुलायम रेशा होता है। और बहुत ही, क्योंकि ये बारीक होता है इसलिए इसको लपेटते समय बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है इसको जब कलेक्ट किया जाता है, तो अदरवाइज़ इसके टूटने की रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। बंगाल और आसाम में एरी रेशम का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो ये रेशम के रेशे के प्रकार हैं। अब एक क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में, शॉर्ट नोट्स में, कि लपेटे हुए रेशम और कते हुए रेशम के अंतर्गत के मध्य क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो इसको भी हम थोड़ा सा कंपैरिजन इसका देख लेते हैं कि लपेटा हुआ रेशम यानी रील्ड सिल्क और कता हुआ रेशम यानी स्पन सिल्क, इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़ अभी जो हमने देखा, रील्ड सिल्क या लपेटा हुआ रेशम, इसके फिलामेंट्स बहुत लंबे कंटिन्यूअस फिलामेंट्स होते हैं और बहुत लंबे होने के कारण इनसे जो धागे बनते हैं वो धागे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जबकि इसके विपरीत स्पन सिल्क टूटे फूटे छोटे छोटे स्टेपल फाइबर्स से बनाया जाता है और इससे जो बनने वाला धागा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। रील्ड सिल्क बहुत अच्छी क्वालिटी के कोकून से प्राप्त किया जाता है और जबकि स्पन सिल्क है उसके लिए कोकून बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। रील्ड सिल्क में क्योंकि बहुत लंबे स्ट्रैंड हैं इसीलिए इनकी मजबूती बहुत अच्छी होती है, इनकी चमक बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे कोमल रेशे होते हैं। इसके साथ साथ इसमें तनाव सामर्थ्य या तनन क्षमता बहुत अच्छी होती है। इनकी प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता भी बहुत अच्छी होती है। जबकि स्पन सिल्क में ना तो बहुत लंबे अच्छे रेशे हैं इसलिए चमक बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़े से कठोर होते हैं, उतने चिकने चमकीले नहीं होते, इनमें मजबूती भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। रील्ड सिल्क की तुलना में मजबूत भी कम होते हैं। तो मजबूती कम है, इसके साथ साथ ही प्रत्यस्थता और प्रतिस्कंदता भी कंपैरेटिवली कम होती है। और इसी वजह से जो रील्ड सिल्क है या लपेटा हुआ रेशम है उसमें सलवट प्रतिरोधकता बहुत अच्छी होती है, जबकि स्पन सिल्क में सलवट प्रतिरोधकता काफ़ी कम होती है। रील्ड सिल्क में ट्विस्ट नहीं के बराबर होते हैं या बहुत कम होते हैं, जबकि स्पन सिल्क में ट्विस्ट या ऐंठन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। रील्ड सिल्क के लिए लच्छियाँ तैयार की जाती हैं जबकि स्पन सिल्क के लिए लच्छियाँ नहीं बनाई जाती हैं, सीधे ही धागे का निर्माण किया जाता है। रील्ड सिल्क से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि क्वालिटी अच्छी है तो बल्क में प्रोडक्शन भी नहीं होता है, जबकि स्पन सिल्क में जो वस्त्र बनते हैं वो सस्ते होते हैं। रील्ड सिल्क का नेचुरल कलर सफ़ेद या क्रीम या ऑफ वाइट इस तरह का होता है, जबकि स्पन सिल्क में जो कलर है ओरिजिनल कलर वो गोल्डन ब्राउन या गोल्डन येलो से लेकर के ब्राउन कलर तक का हो सकता है। रील्ड सिल्क का जो प्रयोग है वो बहुत अच्छे महंगे और वैभवशाली वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है, जो बहुत ही विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले कपड़े होते हैं और हाई इनकम ग्रुप के लिए मोस्टली इनका निर्माण किया जाता है। इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और स्पन सिल्क से जो कपड़े बनते हैं क्योंकि वो थोड़े सस्ते हैं तो मध्यम आय वर्ग के लिए उपयुक्त रहते हैं। केयर की बात करें तो जो रील्ड सिल्क है वो बहुत जल्दी से गंदा नहीं होता है क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस फिलामेंट्स हैं, जबकि स्पन सिल्क में क्योंकि छोटे छोटे रेशे हैं तो वो छोटे छोटे रेशे होने की वजह से ये गंदगी को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और फिर आसानी से साफ़ भी नहीं होते, जबकि रील्ड सिल्क से बने हुए वस्त्र आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं। तो ये इनके बीच में अंतर है। और इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।